चलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? फटाफट रिवीजन करेंगे हम लोग। ये जो थर्ड यूनिट है जिसका सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, ठीक है। आप लोगों ने कहा भी था सर इसको एक बार रिवाइज करवा दीजिए, मैं इसको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ आज। जो चीज मैं पढ़ाऊंगा मतलब पूरा ही पढ़ाऊंगा, प्लीज उसको तुरंत रिवाइज कीजिएगा, तुरंत। मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक है। पहले आप इस चैप्टर के नाम को एक बार रिपीट करिए मेरे साथ में। क्या है नाम? एक बार रिपीट करेंगे सब लोग। क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, है ना। ओनरशिप का मतलब क्या होगा? प्रॉपर्टी एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब या तो एक्चुअल डिलीवरी हो रही है, याद आ रहा है, या सिंबॉलिक डिलीवरी हो रही है, या कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी हो रही है। बराबर है कि नहीं बराबर है? यही पढ़ना है हमको। क्या लिखा है देखो, सेल ऑफ गुड्स इन्वॉल्व। हम सोगा में कभी भी डिलीवरी पे नहीं फोकस करते, हम फोकस करते हैं कि ओनरशिप चेंज हो रही है। तो क्या लिखा है इसमें? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, फ्रॉम सेलर टू बायर। वो जो प्रॉपर्टी है गुड्स की, और किसके पास जाना चाहिए? सेलर टू बायर। यही होता है। इट इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द टाइम, किस वक्त ऐसा हो रहा है। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी टाइम एसेंस भी होता है, मतलब टू मच सिग्निफिकेंस रिगार्डिंग द टाइम, जब ओनरशिप पास होती है फ्रॉम सेलर टू बायर, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर देखो क्या लिखा है। जनरल रूल इज दैट जिसका ओनरशिप उसका रिस्क। जनरल रूल यही कहता है। जैसे हम सेल पढ़ते थे, सेल में इमीडिएट ट्रांसफर होता है ओनरशिप का, तो रिस्क किसका होता है? बायर का, इररिस्पेक्टिव कि गुड्स सेलर के पास रखी हो, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल में आपको याद होगा कि रिस्क होता है सेलर का, क्योंकि अभी येट टू द ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर, अभी तक ट्रांसफर हुई नहीं है। लिखा है कि नहीं लिखा है? रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी where goods are lost or damaged, the burden of loss will be borne by the person जो उसका ओनर है। तो सेल में ओनर कौन होता है? बायर। और एग्रीमेंट टू सेल में ओनर कौन होता है? सेलर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर किसी थर्ड पार्टी की एक्ट की वजह से गुड्स डैमेज हुआ है, सॉरी, ना सेलर की वजह से ना बायर की वजह से, इन दोनों की वजह से नहीं हुआ है, इट इज द ओनर हु कैन टेक एक्शन। सिंपल सा लॉजिक है। इस घड़ी को अगर कोई थर्ड पार्टी तोड़ देगी तो इस घड़ी के तोड़ने पर एक्शन कौन लेगा? मैं लूंगा कि जिस दुकानदार से मैंने घड़ी खरीदा, तो मैं ओनर हूं ना, तो मैं एक्शन लूंगा। जो ओनर है वो एक्शन लेगा। एज सिंपल एज दैट। उस वक्त जो उस चीज का ओनर है, अगर सेलर के वेयर हाउस में गुड्स रखे तो उसके इंश्योरेंस का क्लेम कौन करता है? थर्ड पार्टी से या इंश्योरेंस कंपनी से? सेलर करता है, क्योंकि उस वक्त वो उस गुड्स का ओनर है। क्या है? सेक्शन पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 18 to 26, यानी पासिंग ऑफ ओनरशिप। बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ेंगे। पासिंग और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्रिएट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड फैक्टर टू डिवाइड द लीगल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सेलर एंड। सिंपल है, सेल में प्रॉपर्टी बायर की हो जाती है, तो वहां जो ड्यूटीज और लायबिलिटीज थी सेलर की, खत्म। बायर की ड्यूटी है कि वो प्राइस पे करे, है ना। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? क्योंकि गुड्स की ओनरशिप आपके पास में आ चुकी है। एग्रीमेंट टू सेल में अगर आपको याद होगा, अभी तक गुड्स येट टू बी ट्रांसफर्ड टू द बायर, तो वहां पर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड्स को संभाल के रखे, ऐसे संभाल के रखेंगे जैसे उसके गुड्स हैं, क्योंकि अगर कोई भी नुकसान हो तो उसका लॉस और उसका रिस्क उसी को बियर करना पड़ेगा। ये तो आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्या लिखा इसमें? इफ द प्रॉपर्टी पास्ड टू द बायर, अगर ओनरशिप बायर के पास आ चुकी है, नॉट फिजिकल डिलीवरी की बात कर रहा हूं, गुड्स हो गए बायर के, द रिस्क इन द गुड्स इज सोल्ड दैट ऑफ बायर, डेफिनेटली। अब अगर वो गुड्स खरीदने के बाद सेलर की दुकान पे भी छोड़ के जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। क्यों छोड़ के गया? तो वो दुकान में चोरी हो गई, आग लग गई, बायर रिस्क बियर करेगा, है ना। तो लिखा ना, द गुड्स मे बी स्टिल इन द पोजीशन ऑफ सेलर विद द कंसेंट ऑफ बायर। बायर खुद अपने गुड्स को वहां रख के गया है, गलती तुम्हारी है। और उस वक्त अगर कोई हादसा होता है तो यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल, नॉट द सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। बराबर है कि नहीं बराबर है? द रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे फ्रॉम सेलर टू बायर डिपेंड अपॉन टू बेसिक फैक्टर्स। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। सेक्शन 18 प्रोवाइड दैट व्हेन देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल फॉर अनसर्टेन गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही है। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है? ये वह गुड्स हैं जो अभी तक बल्क से अलग नहीं हुए हैं,
जब ये अलग हो जाएंगे तो ये होते असर्टेन, बराबर है, ये आइडेंटिफाइड कर लिया आपने, आप कह सकते हैं द प्रॉपर्टी इन गुड्स कैन नॉट पास टू द बायर, बोला ना मैंने, जब तक आप उसको अलग नहीं करोगे, अंटिल द गुड्स आर, चावल की बोरी रखी है, अब वो चावल मैंने बोला ये 1 किलो चावल दे रहा हूं, जब तक वो बोरी से 1 किलो चावल अलग के वेट मेजर नहीं होगा, वो मेरा कहां से होगा भाई, अभी तो वो सेलर का ही है। द बायर कैन गेट ओनरशिप राइट ऑन द गुड्स ओनली व्हेन द गुड्स आर स्पेसिफिक एंड सर्टेन, है ना, स्पेसिफिक मतलब कि बायर ने गुड्स को, जैसे सुपरमार्केट में जब तक के शेल्फ में रखा है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेल्फ से उठा के रखा, बायर ने अपने बास्केट में डाल दिया, वो बायर के होने की तकदीर पे आ गया, अब वो बायर के हो जाएंगे। बायर ने उसको स्पेसिफाई कर लिया कि ये मैगी का पैकेट है, ये नमक का पैकेट है, ये आइसक्रीम है, फलाना ढमकाना, जब तक गुड्स अनसर्टेन होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सेलर की होगी, क्योंकि अभी तक उसको उन्होंने बल्क से अलग नहीं किया है। अब बल्क से 2 तरीके से अलग किया जाएगा, या तो बायर खुद जैसे सुपरमार्केट, या सेलर को कहा जाएगा कि भैया वो 1 किलो चावल निकालो, या भैया 1 किलो शक्कर देना, ठीक है समय, या भैया वाला फोन देना जो 50 फोन के बीच में एक फोन रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इंटेंशंस ऑफ पार्टीज, द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एट सच टाइम, उस वक्त ओनरशिप ट्रांसफर होगी बायर के पास जब दोनों पार्टीज मिलकर डिसाइड करेंगे, डेफिनेटली ना, जब वो जब उनका इंटेंशन है ट्रांसफर करने का। सेल में क्या इंटेंशन है, तुरंत चले जाएगी ओनरशिप बायर के पास में। एग्रीमेंट टू सेल में क्या इंटेंशन है, सेलर के पास, मेरे पास तो आन दो, मेरे को तो गुड्स बना दो, तब मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, सेक्शन 19 सबसेक्शन 1, ठीक है जी। हाँ जी, समझ में आया। अनसर्टेन में किसका रिस्क है और अनसर्टेन में किसका रिस्क है, तब तक रिस्क नहीं होगा बायर का जब तक वो स्पेसिफिक और अनसर्टेन ना हो जाए बल्क से। अब सेक्शन 19(2) क्या कहता है, दैट फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग द इंटेंशन, हमें कैसे पता चलेगा कि ओनरशिप कब पास होने वाली है। कुछ तो करेंगे ना बायर और सेलर मिलकर, कुछ तो ऐसा दिखाएंगे, कुछ तो ऐसे एक्शंस करेंगे जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे अच्छा अब गुड्स बायर के हो गए या अच्छा गुड्स सेलर के हैं। अभी तक टर्म्स के हिसाब से समझेगा, कंडक्ट के हिसाब से समझेगा। अगर जैसे कंडक्ट क्या है, जैसे बायर सेलर की शॉप पे गया और गुड्स उठा के ला लिया और सेलर ने कुछ नहीं कहा, तो व्हाट इज द कंडक्ट, व्हाट्स द कंडक्ट, कि भाई बायर के हो गए गुड्स, सेलर का कुछ ना कहना मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई किसके पास में, बायर के पास में, एज सिंपल एज दैट। एंड टू द सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि उससे दिख रहा है कि गुड्स अभी भी किसके हैं, या तो सेलर की हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने एक फोन ऑर्डर किया, मुझे फोन चाहिए, एक शॉप पे गया, मैं भैया ये फोन चाहिए, दुकान वाला बोला भैया अभी इसका मेन ये डेमो पीस है, मेन फोन आने का है, तो जैसे ही कल आएगा आपको भिजवा दूंगा। तो ठीक है, वो फोन मेरा तो हो गया, मैंने उसकी ओनरशिप ले लिया, बट अभी भी रिस्क किसका है, सेलर का, मेरा नहीं हुआ। सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिलीवरी होती है ई कॉमर्स में गुड्स की, तो कोरियर वाले के पास आती, तो कोरियर वाले का रिस्क है ना। तो हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी कौन कौन से गुड्स में पासेस व्हेन इंटेंट टू पास, कौन कौन से गुड्स की बात करी, स्पेसिफिक जो आइडेंटिफाइड है और अनसर्टेन, एक ही बात है ना, स्पेसिफाई कर लिया मतलब अनसर्टेन कर लिया आपने बल्क में से। व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ चुने हुए गुड्स, आपको पता है, और अनसर्टेन, तो प्रॉपर्टी इनकी कब पास होगी, बायर पे, देखो एट सच टाइम एट द पार्टीज ऑफ इंटेंडेड। अब डेफिनेटली मोबाइल रखे है दुकान में, मैंने मोबाइल मंगा, बायर सेलर ने मोबाइल निकाल के दिया कि भैया ठीक है, मैंने बोला वो मोबाइल दीजिए, उसने निकाल के दिया, तो व्हाट इज द इंटेंशन, जैसे उसने मोबाइल को निकाला बल्क में से, वन ऑफ द पीस ऑफ मोबाइल और मुझे दिया, तो व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द सेलर, कि भैया वो मोबाइल को मुझे बेचना चाहता है, द इंटेंशन शोज, बराबर के नहीं। सुपर मार्केट में क्या होता है, अगर मैं सामान बास्केट में डाल रहा हूं तो मैं क्या चाहता हूं कि उन गुड्स की ओनरशिप मेरे पास आ जाए, दैट इज द इंटेंशन एंड कंडक्ट बायर का, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। अगर आपको पता करना है कि क्या उनके इंटेंशन बेचने या खरीदने के हैं, तो आपको टर्म्स, अभी तो बड़ा मैंने टर्म्स पे, कंडक्ट पे, सर्कमस्टांस। अब आप सेलर सुपरमार्केट में आप अपने बास्केट में गुड्स डाल रहे हो, तो कंडक्ट क्या शो कर रहा है, मजे के लिए डाल रहे हो कि नहीं, आपकी इच्छा के गुड्स आपके हो जाए। समझ में आ रहा क्या बोल रहा आपको मैं, है ना। कंडक्ट टर्म्स और सर्कमस्टांसेस पे हो जाता है। जैसे आपने ई कॉमर्स में गुड्स खरीदे, तो व्हाट इज द टर्म्स एंड कंडीशन, आपने पैसे पे कर दिए डेबिट कार्ड से, वो गुड्स आपके हो गए, एज सिंपल एज दैट। भले अभी तक आपको मिले नहीं है मगर आपके हो चुके हैं, ठीक है, ओके। The rules contained in section 20 to 24 are rules for ascertaining to decide the intention किस पे डिपेंड है, कंडक्ट, टर्म्स और सर्कमस्टांसेस, बराबर है। स्टेटस ऑफ गुड्स while passing of property,
स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट मतलब बेचने की स्थिति में है, दिख रहा है सामने मोबाइल रखा, दिख रहा है चावल रखा, दिख रहा है शक्कर रखी, दिख रहा है सुपरमार्केट में डिलीवरेबल स्टेट में रहते हैं ना, डालते जा रहे हैं, मतलब बेचने की स्थिति में है ना, डिलीवरेबल स्टेट। अब दिख रहा है तो उसको टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, तो या तो सेलर डालेगा या तो सेलर ऐसा कुछ करेगा जिससे वो डिलीवरेबल स्टेट में आएंगे, या बायर, जैसे सुपरमार्केट में कौन कर रहा है, बायर खुद कर रहा है। बास्केट में डाल रहा मतलब क्या, उसको ले जाना है घर उसको, ठीक है। और कई बार क्या होता है, अब जैसे हम लोग सुपरमार्केट में जाते हैं या किसी भी बड़े मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो गुड्स तो डिलीवरेबल स्टेट में डिलीवर करने की स्थिति में, और कई गुड्स ऐसे होते हैं जिनका वेट करना पड़ता है, मेजरमेंट करनी पड़ती है, आपको याद होगा है ना, फिर वो बिल निकालते हैं, फिर वो टैग निकालते हैं, देन वो सामान को बेचते हैं। तो कभी कभी प्राइस डिसाइड, जैसे आपने कोई पैकेट उठाया तो उसका प्राइस तो डिसाइड है, बट अगर आपने कोई चीज बल्क से उठाई, जैसे 1 किलो शक्कर ले लिया आपने, है ना, आपने तेल ले लिया वहां से, ऐसी कोई चीज जो लिक्विड थी, है ना, या सॉलिड थी, आपने वन ऑफ द पार्ट उसका उठाया, तो उसका प्राइस तो डिसाइड करने के लिए वेट करना पड़ेगा ना, मेजर करना पड़ेगा, बराबर है। सेक्शन 20 क्या बोलता है, where there is an unconditional contract for the sale of specific goods, क्या कंडीशन होगी, गुड्स रखा है, आपने डाला बैग में या सेलर ने आपको दिया, खेल खत्म, वो डिलीवरेबल स्टेट में है। क्या लिखा है इसमें देखो, प्रॉपर्टी तुरंत बायर के पास चले जाएगी when the contract is made, जैसे ही बायर ने बोला मुझे दो, या बायर ने बास्केट में डाला, ओनरशिप बायर की। अब वो लिख रहा है ना, ये इमटेरियल है, इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि टाइम ऑफ पेमेंट क्या है, सिंपल है ना यार, पैसे कब दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेसिफिक गुड्स थे, मैंने चूज किया, बायर सेलर ने दे दिया, या मैंने खुद चूज करके खुद रख दिया, है ना, वो इमटेरियल है, मैं पैसे अभी दे रहा हूं या बाद में दे रहा हूं, एज सिंपल एज दैट। क्या होता है कैश ऑन डिलीवरी में, क्या होता है, स्पेसिफिक गुड्स आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने घर बुला लिए, पैसे नहीं दिए ना कुछ, फिर भी आपके हो गए ना वो, क्या लिखा है इसमें, एक्स गोज इनटू शॉप बाइज अ टेलीविजन, आज द शॉपकीपर के घर पे भेज दे, हो गया ना टेलीविजन उसका, हो गया, इमटेरियल है, वो पैसे कब देगा, मगर रिस्क उसका है, फिर रिस्क उसका है, एग्री, भेज देता हूं भैया, तो इमीडिएट इररिस्पेक्टिव, अभी तक आप पैसे की बात एग्जांपल में नहीं हो, देगा जब देना हो, मगर वो टेलीविजन किसका हो गया, एक्स का हो गया, और ऐसा होता है। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट, अभी वो डिलीवरेबल स्टेट में है नहीं, अभी बेचने की स्थिति में है नहीं, बेचने की स्थिति में बनाना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा। 21 स्पेसिफिक गुड्स सेलर इज बाउंड टू डू, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे गुड्स, उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी, उसका वेट करना पड़ेगा, उसको मेजरमेंट करना पड़ेगा कि जैसे वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए। जब तक पास नहीं होगी, जब तक ये सेलर समथिंग ना कर दे। अब वो समथिंग क्या है देख लो, फटाफट देख लो, सबसे अच्छा एग्जांपल है, सच एग्जांपल नहीं हो सकता, आपने एक लैपटॉप खरीदा एक शॉप से, सही है ना, या कोई गाड़ी खरीदते हैं ऑटोमोबाइल में, तो क्या तुरंत लेके निकल जाते हैं, नहीं 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 नहीं, सेलर उसमें कुछ करता है, सर्विसिंग करता है, मिरर लगाता है, लैपटॉप है तो सॉफ्टवेयर डालता है, आप समझ रहे, कुछ तो करना पड़ेगा, तब वो कायम आएगा डिलीवरेबल स्टेट। अभी वो सिर्फ है, स्पेसिफिक है, मेरे सामने रखा है, बट अभी तक वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, सेलर को कुछ करना पड़ेगा। ठीक है जी, है ना, तो वो गाड़ी तभी होगी मेरी जब उसमें मिरर लग जाएंगे, अंदर साफ हो जाएगी, वो लैपटॉप तभी होगा जब उसमें विंडोज इंस्टॉल हो जाएगा, कुछ करने के बाद। और वो कुछ कौन करेगा, सेलर। गुड्स तो स्पेसिफिक है, सामने रखा है, अगर कुछ करेगा तब वो मेरा होगा। समझ में आया आपका, ऐसा होता है ना। स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेटमेंट, द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू असेंड। अब मुझे पता है ऊपर वाले उसमें क्या था, मुझे पता है वो 20,000 का फोन है, 20,000 का लैपटॉप है, बट मुझे उसमें इंस्टॉल तो करना पड़ेगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। तब वो एक्चुअली बायर को, मुझे पता है वो 6 लाख की गाड़ी है, मगर मुझे उसमें मिरर लगाने पड़ेंगे, उसको मुझे सीटी पेयर लगाना पड़ेगा, मुझे साफ सफाई करनी पड़ेगी, सर्विसिंग बुक देनी पड़ेगी, तब वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मगर प्राइस तो पता है पहले से। यहाँ क्या कर रहा है, ये वाली कंडीशन में आपने कुछ ऐसा सामान उठाया जिसका प्राइस अनसर्टेन नहीं है, तो उसको वेट करना पड़ेगा, उसको मेजर करना पड़ेगा। मैंने शक्कर का, चावल का एग्जांपल आपको इसलिए तो दिया ना, एज सिंपल एज दैट, है ना। वो चीजें जो हम खुले में उठाते हैं, जो डब्बे में नहीं है, जो पैकेजिंग में नहीं है, मतलब वो रखा है, डिलीवरेबल स्टेट में आ सकता है, कब आएगा बायर के पास में, जब उसका प्राइस फाइंड आउट करो, वेट, मेजर, टेस्ट, ऐसी कोई चीज करना जिससे क्या डिसाइड हो उसका प्राइस, क्या डिसाइड हो उसका प्राइस। ये जब तक प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, जब तक ये सब ना कर ले सेलर, क्या क्या ना कर ले, वेट,
मेजरमेंट, टेस्ट और एनीथिंग, उसका प्राइस फाइंड आउट करने के लिए। सब्जी लेते हो कि मार्केट में, तो आप बोलते भैया वो टमाटर देना, टमाटर स्पेसिफिक है, अब डिलीवरी स्टेट में कब आएंगे वो आपके, कब होंगे, आप पे रिस्क कब आएगा, जब वो प्राइस फाइंड आउट करेगा, उसको वेट करेंगे, वेट करके आपको दे दिया, आपके थैली में आ गया, आपके रिस्क। क्या लिखा है फटाफट पड़ोस में, ए सोल्ड कारपेट टू द कंपनी विच वर रिक्वायर्ड टू बी लीड, यानी कारपेट भेजा किसको, कंपनी को, ठीक है। द कारपेट वाज डिलीवर्ड टू द कंपनी, जो कारपेट था कंपनी की प्रेमाइसेस पे भेज दिया गया, जगह पर जो कंपनी की जगह थी स्पेसिफिक, बट वहां से चोरी हो गए, उसको बिछाने ही वाले थे कारपेट को कि वहां से चोरी हो गए, स्टोलन हो गए, ठीक है। इट वाज हेल्ड एट, द कारपेट वाज नॉट इन अ डिलीवरेबल स्टेट, व्हाई, बाय which was a part of the contract। कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि तुझे सिर्फ कारपेट लाना नहीं है, कारपेट बिछाना भी है, तो तुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे प्रूफ हो जाए कि कारपेट मेरा हो चुका है, तो तूने तो बिछाया ही नहीं, गधे कहीं। तो प्रॉपर्टी हैड नॉट पास टू द बायर कंपनी। सही है कि नहीं सही है? जैसे आज मेरे घर पे कूलर आया, आपको पता है बाहर रखा है, आपने देखा होगा, तो महालक्ष्मी वाले कैसे खरीदा, तो उनको मैंने बोला ये कूलर भेज देना, तो वो क्या करेगा, कूलर रोड पे रख के चले जाएगा, नहीं आएगा, ऊपर रखेगा, जहां जमाना है वहां जमाएगा, फिर जाएगा। आप समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर वो रोड पे रख देता, रोड पे चोरी हो जाता, तो मेरा रिस्क थोड़ी ना, रिस्क उनका है, गलती उनकी है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ है वही करना पड़ेगा। उसको काय में लाने के लिए डिलीवरेबल स्टेट, काय में लाने के लिए डिलीवरेबल स्टेट, गुड्स मस्ट बी असर्टेन। यह सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसका प्राइस डिसाइड करने के लिए और उसको स्पेसिफाई करने के लिए बल्क से अलग करना पड़ेगा। ये जब तक के ट्रांसफर नहीं होगी, जब तक कि वो बोरे से चावल अलग नहीं होंगे। 50 किलो का बोरा है, मुझे 25 किलो चाहिए, मैंने 25 किलो निकाला, तो मेजर करने के लिए अलग करना पड़ेगा ना, सिंपल, बराबर है। अब इसमें कुछ रूल्स है रिगार्डिंग अनअसर्टेन गुड्स में। पहला 23(1), सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, डिटेलिंग के साथ, भैया मेरे को पुराने चावल देना, और समझे मैं क्या बोल रहा हूं, वो पुराने चावल देना है ना, भैया मुझे ना वो खाने का तेल देना, मुझे उस कंपनी का तेल देना, है ना। देखा लिखा व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ, जो गुड्स अभी अलग नहीं है, बल्क से अभी तक बनी नहीं है, किसने डिस्क्रिप्शन दिया, बायर ने बोला मुझे ना वो वाले टाइल्स चाहिए जो शर्मा जी के घर पे लगे, ये देखो डिस्क्रिप्शन दे दिया आपने, वो गुड्स अभी तक आपके पास आए नहीं, अभी अनसर्टेन है, या तो बल्क से अलग, गोडाउन से अलग नहीं हुआ, या अभी तक बने ही नहीं है, तो उसी गुड्स का उसी प्रकार की गुड्स चाहिए मुझे, है ना, बराबर कि नहीं बराबर है। एंड इन ए डिलीवरेबल स्टेट अनकंडीशनल राइट, जो बायर ने बोला वैसे ही गुड्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। Who describe the goods? Buyer describe the goods। किस प्रकार के गुड्स आपको चाहिए, किस प्रकार की सब्जी चाहिए, किस प्रकार के टाइल्स चाहिए, किस प्रकार की मिठाई चाहिए, ये बायर ही बताएगा। और जब तक वो गुड्स बनेंगे नहीं और वैसे अलग होंगे नहीं, उसको हम अनसर्टेन नहीं लेंगे। अब दो क्या लिखा, वो गुड्स को आप कैसे अलग करोगे, आइदर बाय द सेलर बोलेगा कौन से टमाटर निकालो जी, कौन सी टाइल्स निकालो, आप बताइए, कौन सा एप्पल निकालो, किससे पूछकर, बराबर है, या बायर खुद चूज कर रहा है, सुपरमार्केट में जैसे, है ना, ये बायर खुद सब्जी निकाल रहा है, किसके पूछ के, है ना। तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स देयरअपॉन पासेस टू द बायर, दोनों कंडीशन में प्रॉपर्टी किसके पास चलेगी, बायर के पास। अब वो जो एसेंट है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड का सबसे अच्छा एग्जांपल है सुपरमार्केट। अगर आपको बास्केट ले जाने की अनुमति दी गई है तो सेलर ने इम्प्लाइडली बोल दिया ना कि तुम अपने हिसाब से गुड्स को अपने बास्केट में डाल देना, चिक के तो नहीं बताएगा, ठीक है, या तो परमिशन पहले मिल गई या आपको बाद में दी गई है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन वाले गुड्स अलग किए जाएंगे, या तो सेलर बायर से पूछ के करेगा या बायर खुद से करेगा, और ऑलरेडी उसको सेलर की कंसेंट मिल चुकी है, पहले मिल चुकी है या दी जा रही है, सुपरमार्केट में पहले मिल चुकी होती है। डिलीवरी टू द कैरियर यानी ट्रांसपोर्टर, बीच का आदमी, यानी ना सेलर ना बायर, ये तो बीच में गुड्स लेके आ रहा है ना, ट्रांसपोर्टर, उसकी बात चल रही है। वेयर इन पर्सन्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर सेलर ने गुड्स डिलीवर किया बायर को, और टू ए कैरियर, मैंने आपको पढ़ाया है, और अदर बेली, है ना, वो बंदा, बेली मतलब जिसके पास गुड्स का पोजीशन है, वो बंदा जिसको बायर ने भेजा, जैसे बायर का एजेंट, है ना, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर टू द बायर, गुड्स किसके पास जा रहे हैं, बायर के पास,
बराबर है कि नहीं बराबर है भाई, है ना। गुड्स डिलीवर हो चुके हैं या तो बायर को या फिर कैरियर को या उस व्यक्ति को जिसको बायर ने भेजा है। क्या लिखा है इसमें, सुनो, चले गए गुड्स, बायर के पास चले गए। डज नॉट रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, ही इज डीम्ड टू हैव अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट द गुड्स टू द कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डज दैट मीन? सेलर लूज, अब वो गुड्स सेलर किसी और को राइट ऑफ डिस्पोजल, अब वो किसी और को बेच नहीं सकता, क्योंकि या तो सेलर बायर खुद लेके चले गए, अब या कैरियर के पास से जो बायर के पास ही जा रहा है, या उस बंदे के पास है जिसको बायर ने भेजा था। वो अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट हो चुके हैं, मतलब अलग निकाले जा चुके हैं, सेपरेशन हो चुका है उसका। किसके पास जा चुके हैं वो गुड्स? बायर के पास। क्या लिखा है देखो, दोनों एग्जांपल पढ़ो। एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अ बिल ऑफ लीडिंग, रेलवे में होता है, पार्सल इज मेड आउट इन द नेम ऑफ बायर, बायर के नाम से एक बिल बनाया गया लीडिंग का, यानी रेलवे से उसका कोई पार्सल आ रहा है तो तय हो गया, इन सेंट। अब बिल तो पहले चले जाता है, फिर जब रेलगाड़ी आती है तो हम बिल दिखाते हैं, अपने सामान को लेते हैं, तो मतलब ओनरशिप तो बायर की हो चुकी है, बिल आ गया ना, बिल बन गया मतलब गाड़ी उसकी है, घोड़ा उसका है, जो सामान रेलवे में है उसका है, ठीक है, बायर के पास आ चुके। इन केस द गुड्स आर सब्जेक्ट टू एक्सीडेंटल लॉस, अब गुड्स कोई एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का या चोरी हो गई, द सेलर विल नॉट बी लायबल। व्हाई? क्योंकि गुड्स तो आपके हो गए, और वो जो रेलवे हो गया सेलर की, क्या वो सेलर ने खरीदा? नहीं नहीं नहीं, इसलिए वो रेलवे का एग्जांपल। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इसलिए यहाँ पर लिखा है ना, वो जो अदर बेली है या तो बायर ने भेजा उसको या वो बायर का नहीं है, तो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, रेलवे से इंडिपेंडेंट। अब रेलवे से क्लेम करो ना, सेलर से आप क्लेम नहीं करोगे। एम प्लेसेस, और जिसका रिस्क, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क तो ओनरशिप तो बायर की हो चुकी है। एम प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर बुक विथ अ बुक सेलर इन मुंबई, अच्छा एक बुक का ऑर्डर किया हमने बुक सेलर से, ही आस्क्ड हिम टू सेंड द बुक बाय कुरियर, बायर ने बोला कुरियर से भेजो, बायर ने बोला कुरियर से भेजो प्लीज, पेमेंट ऑफ बुक टू बी मेड बाय चेक, मैं आपको चेक के थ्रू पे कर दूंगा बुक की पेमेंट। द सेलर सेंड द बुक बाय कुरियर, ओके, सब मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इंपॉर्टेंट चीजों। द बुक इज लॉस्ट, रास्ते में बुक खो गई, सेलर वांट्स द बायर टू बियर द लॉस, सेलर ने बोला आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 जब मैं ऊपर पढ़ी, इट इज एन अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स बिकॉज ऑफ व्हिच क्या हुआ, उसने बोला गुड्स बुक चाहिए, ओके, इससे भिजवा देना, किससे? कुरियर से। बायर ने खुद चुराना, सेलर ने तो नहीं बोला मैं उससे भिजवा रहा हूं, क्या लिखा है? ओनर ऑफ द गुड्स, बुक का ओनर तो वो हो चुका है ना, उसने भाई अप्रोप्रिएट कर लिया ना गुड्स को, ये बुक मुझे भेज देना, सिंपल। ही विल बियर द, ही मतलब यहां कौन? बायर। क्लियर? कैसे समझा मैंने यहां पर? ये वाली लाइन से उसने कंडीशन रखा ना, ठीक है। ये क्या है? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल्स और रिटर्न, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 24, where goods are delivered to the buyer on approval। तीन तरीके से अप्रूवल, यानी मतलब गुड्स बायर के पास में और बायर ने कुछ ऐसा किया, कोई ऐसी हरकत किया या ऐसा कोई एक्शन किया जिससे वो गुड्स बायर के हो गए। अपन याद है कुछ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का पार्ट है कि विदाउट चेंज इन पोजीशन ऑफ गुड्स, जिस जहां थे वहीं रह गए और ओनरशिप चेंज हो गई, ठीक है। या तो उसने बायर को, जैसे एग्जांपल आपने कपड़े लेके गए, बोले अंकल 2 दिन के बाद बताता हूँ आपको कि मैं ये टी शर्ट लूंगा कि नहीं लूंगा, है ना। आपने टेस्ट ड्राइव पे किसी की गाड़ी लेके आई, बोले 2 दिन के बाद बताता हूँ मैं लूंगा कि नहीं लूंगा। अब या तो आपने मुंह से बता दिया उनको कि मैं ले रहा हूँ कपड़ों को और गाड़ी को, ठीक है, और डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, या आपने पैसे भिजवा दिए तो ऐसा लगा कि गाड़ी आपने रख लिया, कपड़े आपने रख लिए, ठीक है, फिर आपने कुछ बताया नहीं अपना अप्रूवल और एक्सेप्टेंस, बट आपने गुड्स को रिटेन कर लिए 2 दिन से ज्यादा, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, तो सेलर क्या अज्यूम करेगा? आपने रख लियो भैया, रख लियो, आपने रिजेक्शन को नोटिस नहीं दिया, तो मैं तो मान लूंगा 2 दिन से 20 दिन हो गए, मतलब आपने गुड्स को रख लिया है, बराबर है कि नहीं बराबर है ना। और कुछ उसने कुछ ऐसा किया कि जो वही करता है जिसके गुड्स होते हैं, उसने गुड्स को प्लेज कर दिया, किसी को बेच दिया या किसी को उधारी पे दे दिया, तो वही आदमी बेचेगा जिसके होते हैं, यानी उसकी वो हरकत इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, है ना। यार अगर आप किसी को प्लेज कर रहे हो या किसी को सेल कर रहे हो तो अपने ही गुड्स करते हो ना। तो ये 3 कंडीशन पे आपको लिख देना डायरेक्ट, ये 3 कंडीशन पे क्या क्लियर हो जाएगा? अप्रूवल, आपने अप्रूवल दे दिया तो गुड्स किसके पास थे? बायर के पास से, बायर के ही रह गए, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का है ये। पढ़ो एग्जांपल, पढ़ो फटाफट पढ़ो, क्या लिखा? बी ब्रॉट अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
फ्रॉम ए म्यूजिकल शॉप ऑन ए कंडीशन दैट ही विल परचेज इट। इसने खरीदा, मैं इसे खरीदूंगा। इफ ही लाइक्स दैट इंस्ट्रूमेंट, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं खरीद लूंगा। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ता रखा उसने, ही हैज इन्फॉर्म्ड द शॉप ओनर कि ही हैज एग्रीड टू परचेज। सिंपल। गुड्स उसके हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिसके पास थे उसी के पास रह गए। अब इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है, या तो वो कुछ बोलता नहीं बट रीजनेबल टाइम से ज्यादा रख लेता, या गिवन टाइम से ज्यादा, या फिर वो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को किसी को बेच देता है, किसी को प्लेस कर देता। ये तीनों कंडीशन में क्या प्रूफ हो रहा है, क्या अप्रूवल मिल रहा है कि गुड्स आपने रख लिए। इनेबिलिटी टू रिटर्न द गुड्स, यू आर इनेबल ना, सेलर की इसमें कोई गलती नहीं है। एग्जांपल्स है, आप में इसमें से सेकंड वाला एग्जांपल आपको रीड कर दे रहा हूं, ऊपर वाला जरूर पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें, ए सेंड टू बी अ वाटर मोटर, ओके, ऑन अप्रूवल, कि अगर तुझे पसंद आएगी तो बता देना, है ना, ये रिटर्न कर देना नहीं पसंद आएगी तो। ऑन मार्च 2020, बी रिटर्न आफ्टर ट्रायल इन अगस्त, यानी मार्च अप्रैल मई, जो 5-6 महीने बाद, वो वाटर मोटर हैज नॉट बीन रिटर्न विद इन ए रीजनेबल टाइम, देयरफॉर ही इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। ये बोलेगा भाई मैं क्या करूंगा, मेरे को पैसे चाहिए इसके, अब खत्म, 6 महीने बाद वापस करेगा थोड़ी ना, वापस लूंगा उसको। वी मस्ट पे द प्राइस। रीजनेबल टाइम समझा ना आपको। अगर उसने अगर टाइम नहीं भी दिया था तो किसी की चीज, किसी का सामान अगर तुम ले जाओ तो क्या महीनों महीनों रखोगे क्या? ठीक है, क्लियर हुआ। सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न, या तो कैश पे कर नहीं तो गुड्स वापस कर। कैश पे ही दूंगा नहीं तो गुड्स नहीं दूंगा। ये कंडीशन कौन पुट अप कर रहा है, सेलर कर रहा है। कौन पुट अप कर रहा है, सेलर। मान लो फूड, जैसे एग्जांपल जोमेटो ने कल बोल दिया कि भैया सिर्फ कैश डिलीवरी होगा, मतलब क्या तो डेबिट कार्ड से पे होगा या क्रेडिट कार्ड से पे होगा या जी पे होगा, फोन पे होगा, मैं सीओडी अलाउ नहीं करूंगा। तो इसका मतलब उसने क्लियरली बोल दिया कि मैं कैश पे लूंगा। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब कैश ही है ना, उनको पैसे तो मिल जाएंगे। ओनली ऑन, या तो कैश दे अपने पास रख या रिटर्न कर, नहीं तो जब तक किसकी रहेगी, वो सेलर की रहेगी, जब तक पेड नहीं हो जाता। या तो पे या रिटर्न, लिखा ना। तो जब तक आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे नहीं करोगे, तो सेलर, द गुड्स आर विद द पोजीशन और ओनरशिप इज विद द सेलर। क्या लिखा है इसमें, देखो, पढ़ो एग्जांपल को पढ़ो। ए डिलीवरीज ज्वेलरी टू बी, डिलीवर किया उसने ज्वेलरी बी को ऑन सेल फॉर कैश ओनली। या तो कैश पे मेरी ज्वेलरी खरीदे वापस कर भाई, नौटंकी नहीं चलेगी, फालतू ज्वेलरी है। आई कांट टेक रिस्क कि तेरे को पहले यूज करने दूं या तेरे को मैं 1 हफ्ता दूं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ज्वेलरी शैल रिमेन, तब तक के देखो दे तो दिया हूं मैंने, मगर अभी भी मेरी है, जब तक वो उसका प्राइस पे नहीं करेगा, नहीं तो मैं तेरे पास से अकेले जा लूंगा। ठीक है, हाँ जी, वापस आ गए अपन। क्लियर है। बिफोर द पेमेंट ऑफ द प्राइस क्या किया सैने ने, प्लेस कर दिया उसने ज्वेलरी को सी के पास। तो क्या ऐसा वो कर सकता, नहीं कर सकता। कैश और रिटर्न तूने दिया ही नहीं। इट वाज हेल्ड एट द टाइम ऑफ प्लेज। जब बी की वो थी नहीं तो सी की कहां से होगी, तो वो जो प्लेस था वो इनवैलिड हो। सिंपल है। क्योंकि कंडीशन क्या है, कैश पे ही होना, नहीं तो मैं दूंगा ही नहीं। अप्रूवल वाला नहीं है भाई। राइट ऑफ डिस्पोजल, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, ये सेलर पुट अप करता है गुड्स पर, कि अगर बायर ने नहीं पैसे पे किया, या बायर के इंटेंशंस, या बायर ने जो बिल दिया था वो डिसऑनर अगर हो गया, तुम साले किसी और को भेज देना। या तो कोरियर वाले को बोलेगा, ट्रांसपोर्टर को बोलेगा, या खुद किसी और को भेज देगा। सेक्शन 25 सेक्शंस मत बुला करो, ठीक है। जब सेलर की उम्र 25 साल की है तो बोलता है मेरा राइट ऑफ रिजर्व है, राइट टू डिस्पोजल। When there is a contract for the sale of a specific goods, where goods are subsequently appropriated, या तो आपने गुड्स को बाद में अलग कर लिया, या सिंपल है ना। हम जब किसी शॉप में जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, या किसी बड़ी शॉप में जाते हैं, या कपड़े की दुकान में जाते हैं, या कोई भी बड़ी शॉप में, जहां हम पूरी दुकान तो नहीं खरीदते, तो या तो स्पेसिफिकली हमने गुड्स को अलग किया या अप्रोप्रिएट किया। व्हाट इज अप्रोप्रिएट, वेट किया, मेजर किया, देन अलग किया उसको। ठीक है, सेलर की कंसेंट से या सेलर ने बायर की कंसेंट से। तो सेलर क्या कर सकता है, में ऐसा हो सकता है बाय द टर्म्स में डाल देगा, है ना, या गुड्स जब अलग कर रहे हैं तब बता देगा आपको कि भैया मेरा राइट रिजर्व, राइट टू डिस्पोजल, अगर आपने पैसे पे नहीं किए, है ना, तो मैं किसी और को भेज दूंगा, या कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं किया आपने, until certain कंडीशंस आर फुलफिल्ड। व्हाट आर द कंडीशंस, फॉर एग्जांपल इट मे बी द डाउन पेमेंट। आप डाउन पेमेंट पे करो और गुड्स को ले जाओ, है ना। अगर आप डाउन पेमेंट नहीं दोगे तो गुड्स आपके नहीं होंगे, मैं किसी और को भेज दूंगा। एज सिंपल एज दैट। एक अंकल थे, उनके यहाँ से मैंने टी शर्ट लाया, अंकल ने बोले अगर तो ये टी शर्ट में तेरे लिए अलग निकाल के रखता हूँ, और कंडीशन ये होगी कल सुबह लाके पैसे देना है। कल सुबह अगर पैसे लाके नहीं देगा तो मैं कुछ किसी और को सेल कर दूंगा।
तो उन्होंने मुंह से बोल के बता दिया राइट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है ना, तब तक नहीं होगी तेरी जब तक कि तो कंडीशंस जो मैंने रखा उसको, तो कंडीशन क्या है, जैसे मान लो ए ने अपने गुड्स बी को भेजा, बस इस कंडीशन पे भेजा, अपने ट्रांसपोर्टर को, कुरियर वाले को बोला जब तक वो रिसिप्ट नहीं दिखाएगा, इसका मतलब उसके पास रिसिप्ट नहीं है, मतलब उसने मुझे पैसे पे नहीं किया। अगर कंडीशन नहीं फुलफिल हुई तो जो कुरियर वाला है या जो ट्रांसपोर्टर है वो गुड्स की ओनरशिप बी को नहीं देगा। एज सिंपल एज दैट, सिंपल। ये क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ो। वेयर गुड्स आर शिप्ड या डिलीवर्ड टू रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरेज बाय रेलवे। अब रेलवे से कोई सामान भेज रहा है सेलर, बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट एज द केस, द गुड्स आर डिलीवरेबल टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर। या सेलर ने भेजा गुड्स को या उसके एजेंट ने, या सेलर इज द प्राइमरी फेसी डीम्ड टू रिजर्व द राइट टू डिस्पोज। व्हाट डज दैट मीन? सेलर ने बोला अगर इसने रेलवे रिसिप्ट या बिल ऑफ लेडिंग नहीं दिखाया, किसने? बायर ने, तो गुड्स या तो वापस ला लेना या वहीं रखकर किसी और को भेज देना। फर्स्ट ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना, मेरे कहने पर ही गुड्स देना। और कब? जब वो क्या शो करेगा, या तो रेलवे रिसिप्ट या बिल ऑफ लीडिंग। वो आते नहीं कॉमर्स वाले तो बोलते ना भैया वो बिल दिखाओ आपका, फिर वो उसका बारकोड लेते हैं। होता है कि नहीं होता है? वो नहीं मिलेगा तो नहीं देंगे गुड्स आपको। ओके ठीक है। बाकी ये बिल ऑफ एक्सचेंज वाला भी बता दिया मैंने आपको। जो बिल अगर डिसऑनर हो रहा है तो वो गुड्स को वापस ला ले। ऑनर मतलब कि पैसे पे हो गए चेक से या बिल से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, क्लियर है? क्या बोला मैंने आपको? ए ने बी के नाम गुड्स किया, कुरियर वाले को बोला या बीच वाले को बोला इन्हें ये जो चेक इसने मेरा नाम पे दिया है मैं इसको लेके बैंक जाऊंगा। अब बैंक से जब मेरे को पैसे मिल जाएंगे तब तो इसको गुड्स की ओनरशिप डिलीवर करना। एज सिंपल एज दैट। और अगर नहीं हुआ ऐसा, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है ना। ये ऐसी कंडीशन दे दिया इन्होंने बोला, ए ने अपने कुरियर वाले को बोला जब तक बायर रेलवे रिसिप्ट या बिल ऑफ लीडिंग नहीं दिखाएगा गुड्स मत देना, या नहीं वापस करेगा। वापस करना पड़ता है ना कई बार, है ना। अगर नहीं दिखाया बायर तो नहीं देंगे गुड्स। सिंपल। कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है, ये वही लिखा है यहां पर। नेक्स्ट क्या है? जिसका रिस्क, सॉरी जिसकी प्रॉपर्टी उसका रिस्क। तो सेल में किसकी प्रॉपर्टी? बायर की, तो रिस्क किसका? बायर का। एग्रीमेंट टू सेल में प्रॉपर्टी किसकी? सेलर की, तो रिस्क किसका? सेलर का। सेक्शन 26 प्लीज डोंट फॉरगेट, भूलने का नहीं है, इससे हम्बल रिक्वेस्ट। द गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द बायर। ये हम सबको पता है। बट व्हेन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द बायर द गुड्स आर एट बायर रिस्क। ऐसा कब होता है? जल्दी बोलो। यहां पर सेल में भले ये गुड्स, भले फिजिकली गुड्स बायर के पास गए होंगे या नहीं गए, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट गुड्स हो गए ना बायर के। अब क्या लिखा? गुड्स की जो डिलीवरी है वो डिले हो रही है, किसकी फॉल्ट की वजह से? या तो इसकी है इसकी, तो जिसका भी फॉल्ट होगा उसका रिस्क, मतलब उससे गलती हुई ना। सो द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट। जिससे गलती होगी उसका रिस्क होगा। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अब भाई मैंने फ्लिपकार्ट से कोई टी शर्ट ऑर्डर किया, उन्होंने बोला आपको 5 दिन में मिल जाएगी, 5 से 10 दिन में, और 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, तो मैं डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ ना फ्लिपकार्ट से। बराबर है कि नहीं? बराबर है ना। उसका रिस्क है, आप डिले कर रहे हो ना, आपकी गलती है। ठीक है। अब वो कैश ऑन डिलीवरी वाला आया, बोल रहा भैया टी शर्ट अब देता हूँ पैसे, भैया टी शर्ट अब देता हूँ, तो यू आर डिलेइंग द प्राइस, तो वो भी आपको गुड्स फिर नहीं देगा, ओनरशिप आपके पास नहीं आएगी, रिस्क आपका, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। सिंपल। ओके। रिस्क इज द प्राइमा फेसी, मतलब जिसकी ओनरशिप होती है प्राइमा फेसी, हमें यही मानना पड़ता है कि रिस्क भी उसका है। बेसिक रूल तो यही है। बराबर है कि नहीं? बराबर। जो ओनर होगा वही रिस्क और डैमेज बियर करेगा, अनलेस और अनटिल आप कुछ और डिसाइड ना कर लो। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? द गुड्स रिमेन एट सेलर रिस्क अंटिल प्रॉपर्टी इज बायर। आफ्टर दैट इवेंट दे आर एट द बायर रिस्क। वो जो ऊपर लिखा था वही नीचे लिखा है एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड। नीचे पढ़ डालो क्या लिखा है, फटाफट पढ़ डालो। A bid for an antique painting and a sale by auction. After the bid, when the auctioneer struck his hammer to signify
तीसरी बार जब हैमर मारा उसने और कम्युनिकेट किया, सिग्निफाई किया कि तुम्हारे हो चुके हैं, अब तुम्हारा हो चुका है ये गुड्स, ये पेंटिंग तुम्हारी हो चुकी है। ही हिट द एंटिक, उसने गलती से एंटिक पीस को मार दिया। तो अभी वो बायर के हुए थे क्या? नहीं, वो तो 3 हैमर के बाद होते हैं ना। द लॉस विल हैव टू बी बोर्न बाय द सेलर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अभी बायर के क्या होगा, अब इसको चेंज कर देते हैं। वो 3 हैमर हो गए, पेंटिंग उसकी हो गई, अब पेंटिंग वो गिराया पड़ा है, वो रिस्क बायर का। क्लियर है कि नहीं? ये तो मैंने पढ़ ली है, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप एक बार देख लेंगे। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सेक्शन 27 से 30 तक। क्या था इसमें? जो लोग ओनर नहीं है मगर उनको वो जिम्मेदारी दी गई है या उनको वो राइट है कि वो उनके भले उनके गुड्स नहीं है, उनके पास राइट नहीं है, बट उनके पास से ओनरशिप बायर के पास जा सकती है ना। तो पहले तो ये क्या पे बेस्ड है कि वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय पर्सन हु इज नॉट द ओनर डज नॉट सेल अंडर द अथॉरिटी। या तो वो बेचेगा तो पूछ के बेचेगा, या उसे वो अथॉरिटी दी गई है। तो नॉर्मली जिसके गुड्स नहीं होते वो बेच नहीं सकता। बराबर है कि नहीं बराबर है ना? यार ए के गुड्स है, बी बेच रहा है किसको? सी को, और ए को पता ही नहीं है, तो क्या सी को गुड टाइटल मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो बायर को अगर गुड टाइटल चाहिए तो या तो वो डायरेक्ट सेलर से खरीदे या फिर उससे खरीदे जिसको सेलर ने राइट दिया बेचने का। बराबर है ना। जैसे फ्लिपकार्ट को, अमेजोन को, इनको जो नाइकी है, एडिडास है, इन्होंने राइट दिया हमारे जूते बेचो रे, तो क्या वो जूते नाइकी और फ्लिपकार्ट और अमेजोन के नहीं, मगर उनको राइट दिया है। तो अगर हम फ्लिपकार्ट और अमेजोन से नाइकी और एडिडास के शूज खरीदेंगे तो हमारे हो जाएंगे ना? यस सर, हो जाएंगे। और फ्लिपकार्ट और उसको हम क्या बोलते हैं? ये मर्केंटाइल एजेंट्स, द एजेंट्स व्हिच आर अपॉइंटेड टू सेल द गुड्स जो उनके नहीं है। किसके पोजीशन से? ओरिजिनल सेलर के। बराबर है? बराबर है नहीं बराबर है? अब जो हमारे यहाँ पर जो कपड़े बिक रहे हैं हमारे शॉप पर, कपड़ा उनने बनाया है, कपड़ा लेके आया वो किसी से, तो उससे परमिशन लेके आया ना कि आपके कपड़े बेचे क्या, उसको उससे खरीदा और यहाँ लाके बेच रहे। एज सिंपल एज दैट। और ओनर ने उनको क्या किया? ऑथराइज किया, या तो ओरल फॉर्म में किया या रिटर्न फॉर्म में। हमारे यहाँ गाड़ियों के शोरूम है, तो जिनके गाड़ियों के शोरूम, क्या गाड़ी उनकी है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो कंपनी की है, जो गाड़ी कंपनी बनाती है। मगर उन्होंने ऑथराइज किया कि तुम हमारे बीच में, हमारे बिहाफ में डीलर बनो, डिस्ट्रीब्यूटर बनो, है ना। तो बायर क्या खरीद रहा है? मारुति वाले से खरीद रहा है ना, गोंदिया का जो मारुति वाला, तो काय में खरीद रहा है? गुड फेयर में, कि उसके पास बेचने का अधिकार है, डेफिनेटली है, तभी तो खरीद रहा है। ठीक है, फटाफट दोनों एग्जांपल पढ़ो। इफ ए सेल सम स्टोलन गुड्स टू बी, चोरी की हुई चीज उसने बी को बेचा, वो बायर्स देम इन गुड फेयर। बी को तो टाइटल मिलेगी, जब वो ए का नहीं तो बी का कहां से होगा? ट्रू ओनर कभी भी आके गुड्स को वापस ले सकता है, ले सकता है ना बी से? बिल्कुल ले सकता है सर, बराबर है। फिर क्या लिखा है? P the hirer of vehicle under a hire purchase agreement। हायर परचेज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जब तक मैं गाड़ी के पूरे पैसे नहीं दे दूंगा आखिरी इंस्टॉलमेंट, तब तक वो गाड़ी मेरी नहीं होगी। उसने सेल कर दिया उस गाड़ी को, क्यों को? तो तेरे को कहां से गाड़ी मिलती? तेरे को तो हायर पे दिया था, तेरे को तो किराए पे दिया था, और क्यों तो खरीद लिया? क्यों नहीं ये सोच के खरीदा कि वो गाड़ी पी की है, तो क्यों को जो गुड टाइटल है वो नहीं मिलेगी अनलेस एंड अनटिल सेलर एग्री कर जाए। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली ये क्यों लाया गया? किसको बचाने के लिए? इनोसेंट बायर। लग तो नहीं की रही है ना। तो मर्केंटाइल एजेंट का एग्जांपल फ्लिपकार्ट, कंसाइनमेंट पढ़ते हैं, कंसाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये बेस्ट एग्जांपल है। ये वो है जिनके गुड्स नहीं है, मगर ये जिनके गुड्स है उनसे पूछ कर वो गुड्स उनके बेच रहे हैं। बराबर है ना? ओके। और आप तो गुड फेथ में खरीद रहे हो, आप तो सोच रहे हो जो फ्लिपकार्ट बेच रहा है मतलब वो फ्लिपकार्ट का ही है। बराबर है कि नहीं? अब तो ये मान के चल रहे हैं फ्लिपकार्ट के पास उसकी ऑथोरिटी है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ऑथोरिटी मिल गई, तो मतलब हमको ओनरशिप मिल जाएगी। ओके। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो सामान बेचता है जो उसका नहीं है। तो जिसके भी आपका बेच रहा है तो उसने उसको परमिशन दिया है, ओरल या रिटर्न फॉर्म में या कंडक्ट के थ्रू। देखा ना? कंसाइन, उसके गुड्स कंसाइन करना, जिसके हैं तेरे हैं क्या? नहीं, सिंपल है ना? कंसाइनमेंट, कंसाइनर, कंसाइन। इसको हम बेसिकली बोलते कौन है? एजेंट्स को। 2-3 वर्ड ले लेता हूं यहाँ। डिस्ट्रीब्यूटर, और क्या बोलेंगे? कंसाइनी, बराबर है। एजेंट, एजेंट भी कह सकते हैं। हाँ, ये 28 डिफरेंट है बहुत। सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। एक सिंपल सा लॉजिक है। एक कार है,
कार है, दो लोग उसके मालिक है, दो लोग, क्या लिखा उसमें, वन ऑफ द जॉइंट ओनर। तो उस दो में से किसी एक ने अगर उस कार को बेच दिया बाकी लोगों से पूछ कर, बाकी लोगों ने कैसे बताया उसको, या तो जैसे एग्जांपल, अगर वो कार ए और बी की है, एक सेकंड, ए और बी की है, तो दो चीजें होंगी, या तो ए ने बी को ऑथोरिटी दिया है कि तू कार बेच देना है, मेरे से पूछना मत, है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो सी क्या सोचेगा, अगर बी कार बेच रहा है और कार ए और बी की है तो मान के चलेगा ना कि बी के पास ऑथोरिटी है कार को बेचने की, तो सी के पास आया गुड टाइटल, बिल्कुल आया, बराबर है। तो प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर टू एनी पर्सन हु बायज देम इन गुड फेथ फ्रॉम जॉइंट ओनर। दोनों से खरीद रहा है कि एक से खरीद रहा है, एक से, मान के चलेगा दूसरे की परमिशन है तभी तो बेच रहा है, क्लियर है। और उसे ये नहीं पता था कि उसके पास ऑथोरिटी नहीं है सर, हम तो मान के चलेंगे ना यार ऑथोरिटी है। अब काशिफ अगर कल मेरा लैपटॉप अगर बेच देगा ले आके मार्केट में, तो कौन क्या सोचेगा कि तौसीफ सर ने उसको हाँ बोले होंगे, दोनों भाइयों ने मिलकर डिसाइड किया होगा, लैपटॉप तो हम दोनों का है। तो जिसने खरीदा उसको क्या पता यार कि मेरी कंसेंट नहीं है, उसको तो गुड टाइटल मिलेगा। बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया है, आप वो पढ़ लेंगे। दो तीन भाइयों का एक सामान है, एक भाई ने बेच दिया, तो हम अज्यूम करते हैं कि दोनों भाइयों की परमिशन थी, सिंपल, अनलेस और अनटिल रिजेक्शन हमें ना पता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सील बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर अवॉइडेबल आ गया, मतलब कॉशियन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, आपने वो हरकत की, देखो ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। A buyer would acquire a good title to the goods sold by him by a seller। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास गुड्स आए हैं अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, या तो उसने कॉर्शियन किया, या उसने फ्रॉड किया, या उसने मिसरिप्रेजेंटेशन किया, या उसने अंडर इन्फ्लुएंस किया। अब देखो क्या लिखा, मतलब मेरे को तो नहीं ना पता ये बात, मैंने तो खरीद लिया, मुझे क्या पता उसके पास जो गुड्स है वो अवॉइडेबल कंडीशंस में, मैंने तो खरीद लिया। क्या लिखा है देखो, X fraudulently obtained a diamond ring from Y। ये गड़बड़ आदमी है X। This contract is voidable। Y चाहता तो मना कर सकता था, क्योंकि गलत चीज है। But before the contract, Y ने अभी तक मना नहीं किया। X sell the ring to Z। अब मना नहीं किया मतलब वैलिड है, अभी तक तो वैलिड मान के चलेंगे। और वो Z कौन है, बड़ा इनोसेंट मासूम सा परचेजर, Z get good title, simple। Y cannot recover the ring from Z। यानी क्वेश्चन में क्लियर कर दिया आपको कि वाई ने अभी तक मना नहीं किया। अगर वाई मना कर देगा, फिर भी अगर एक्स वो रिंग जेड को बेचता, तो फिर जेड के पास गुड टाइटल नहीं है। समझा निखिल, पोजीशन का मतलब क्या हुआ, आपने किसी की कार लाई मारपीट के टेररिज्म करके और बेच दिया, क्या वो वैलिड टाइटल जाएगा बायर के पास? ना जाएगा ना सर। अगर जिसके पास से मारपीट खिलाया, जब तक वो विरोध ना करे, उसको थोड़ा पता है कि वो कार मारपीट के लाई गई है किसी से। तो जिसके साथ ये हुआ है उसका विरोध करना जरूरी है, अगर वो चाहता है कि वो वैलिड टाइटल ट्रांसफर ना हो, ठीक है। जैसे मैंने किसी से एग्जांपल, ए ने अपनी टीवी बी को बेच दिया, बट वो टीवी अभी भी ए के पास में है ना, बी बोले मैं ले जाता हूं, मगर वही सेम टीवी ए ने फिर सी को बेच दिया। क्या लिखा है, अभी तक उसी के पोजीशन में, तो सी को क्या पता है वो बी की हो चुकी है, वो तो गुड टाइटल में ले लेगा उसको। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। अब क्या लिखा है, डिलीवरी इन गुड फेथ, उसको नहीं पता था कि वो ऑलरेडी सेल हो चुका है ना, तो उसे गुड टाइटल मिल जाएगा। बराबर ही नहीं बराबर है। तो जो पहला बायर था, या तो वो खुद बताता कि मेरी हो चुकी है, या सेलर बताता, सेलर तो बताया नहीं। क्लियर है नहीं क्लियर है, ओके। और लड़ाई करते रहेंगे बाद में, कौन फर्स्ट बायर और सेलर। अब सेम उस टीवी वाले एग्जांपल को ऊपर ले लो, उस टीवी को उसने प्लेज कर दिया ए ने सी के पास में, तो सी को तो लगेगा ना कि ए के पास उसको प्लेज करने का राइट है, तो बी वो टीवी सी से नहीं ले सकता, क्योंकि आप कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हो जो आप अपने गुड्स के साथ ही कर सकते हो। तो हम तो मान के चलेंगे अभी भी वो आपके ही हैं, ठीक है। तो ये नॉन ओनर ही है ना, सेल तो ए तो नॉन ओनर ही था इस वक्त, ओनर तो बी बन चुका है। बट हम यहां पर किसको बचा रहे, इनोसेंट बायर्स को, या इनोसेंट क्रेडिटर्स को, या इनोसेंट परचेजर को। सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी इज वेस्टेड इन,
ए ने गुड्स बी को बेचा, बट अभी तक बी के पास आए नहीं है, अभी तक पहुंचे नहीं है, ना ओनरशिप आई है, लिखा ना बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, अभी तक बी के हुए नहीं है वो गुड्स, बट बी के पास अभी आए नहीं, मगर बी ने वो गुड्स सी को बेच दिया, तो सी क्या मान के चलेगा? अगर बी बेच रहा है मतलब बी के पास राइट होगा, तो बी तो अभी नॉन ओनर ही है। इट्स लाइक मैंने एक टीवी खरीदा एक दुकान से, खरीदने गया, अब तक खरीदा नहीं हो, उसको बोला हूँ कल बेच देना, पैसे दे दो, कल बेच देना, पैसे भी दे दूंगा, आई नहीं है, मैंने किसी और को बेच दिया, अभी तक आई से नहीं है, अभी तक मेरी से नहीं हुई है वो, मगर जिसको मैं बेचूंगा उसको थोड़ी ना पता कि मेरी नहीं हुई है, तो वो तो गुड फेथ में खरीद लेगा, ठीक है ना, बिफोर प्रॉपर्टी मेरी से नहीं हुई, मैंने किसी और को बेच दिया। ठीक है, या तो सेल कर दिया, प्लेज कर दिया, सिंपल है ना। तो ये तो भाई साहब ने क्या किया, टीवी लेके आ गए घर पे, बोले पैसे कल देता हूं, है ना, मैं तो पैसे दिए नहीं, सिर्फ उनके पास डिलीवरी आई है, वो तो पोजीशन ओनरशिप नहीं है टीवी की, बोले पैसे कल देता हूं, और आपने वो टीवी को या तो सेल कर दिया या प्लेज कर दिया, जिसको किया वो तो गुड फेथ में लेगा ना, यही सोच के लेगा कि टीवी आपकी है। उसको थोड़ा ना पता था कि ये टीवी कहीं गिरवी है, इस पे कोई लीन है, बराबर है। ये एग्जांपल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना, क्या लिखा है, ए टुक अ कार फ्रॉम बी ऑन द कंडीशन दैट ए वुड पे अ मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 5000 एंड हायर चार्जेस, हायर एग्रीमेंट, हायर परचेज एग्रीमेंट। ए ने क्या बोला, कार लिया बी से, और क्या बोला कि मैं मंथली तेरे को 5000 रुपए पे करूंगा विद एन ऑप्शन टू परचेज, और बाद में अगर लगेगा तो खरीद भी लूंगा बाय पेमेंट ऑफ 1 लाख इन 24 इंस्टॉलमेंट, 1 लाख रुपए पे कर दूंगा और ऐसे 24 इंस्टॉलमेंट में देखो दूंगा, कंडीशन है ना। आफ्टर द पेमेंट ऑफ फ्यू इंस्टॉलमेंट ए सोल्ड द कार टू सी, अभी तक उसकी हुई क्या कार नहीं हुई, बट सी को क्या पता, सी को तो लगेगा ना कार उसकी हो चुकी है। बी कैन रिकवर द कार फ्रॉम सी सिंस ए हैड नाइदर बॉट द कार, ना उसने अभी तक कार को, ना उसने एग्री किया। ये एग्री कब करते हैं, हायर परचेज में, जब आप क्या पे करते हो, जल्दी बोलो क्या पे करते हो, लास्ट इंस्टॉलमेंट। सिर्फ उसने ऑप्शन रखा है, लगेगा तो खरीद लूंगा, वो भी कब, क्या देने के बाद, 24 इंस्टॉलमेंट दे दिया, क्या नहीं, बीच में ही कार किसी को बेच दिया, ये एक्सेप्शन है, भूलना नहीं है, ओके, ये एक्सेप्शन है, भूलना मत, यहां पर नॉन ओनर नहीं बेच सकता, ये एक्सेप्शन है, भूलना मत, ओके। क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ स्टॉपल, स्टॉपल कोई रोकेगा नहीं तो अपन करते जाएंगे, स्टॉपल मतलब इफ समवन इज नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू, मतलब आपके पास वो चीज है, अधिकार है बेचने का, नो वन इज स्टॉपिंग यू, where the owner is stopped by the contract from denying the seller's authority to sell, the transfer will get a good title। क्या लिखा है इसमें, पहले इधर पढ़ते हैं, but before a good title by estoppel can be made, it must be shown that the true owner had actively suffered or held out other person and question as true owner as a person authorized to sell the goods। estoppel का इफेक्ट क्या होगा, अगर किसी ने रोका नहीं तो मैं बेच दूंगा, देखो ध्यान से देखो, इस लाइन को गौर से पढ़ो, where owner is stopped by the conduct from denying the seller authority to sell, जिसकी चीज है he is stopping the conduct, किसको डिनाई कर रहा है, वो सेलर को, कि तू मेरी चीज नहीं बेच सकता, बराबर है। अगर जब तक वो स्टॉप नहीं करेगा, अगर ए ने बी को अपनी कार सी को बेचने से स्टॉप नहीं किया, तो सी को तो यही लगेगा बी के पास क्या है, ऑथोरिटी, और ए कौन है यहाँ पर, ट्रू ओनर, तो वो सी की हो जाएगी, इसलिए आपको स्टॉपल करना पड़ेगा, यू हैव टू शो द स्टॉपल। सिंपल है, कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर इशू करती है, अलॉट करती है, कौन करता है कंपनी के बिहाफ में काम, डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स को अगर आप रोकोगे नहीं, तुम तो मान के चलेंगे ना कि उनके पास ऑथोरिटी है, तो जो जो शेयर खरीदते जाएगा उसका ओनर बनते जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तो शेयर्स भी आते हैं, तो company is not stopping the directors to allot the shares, the one who is purchasing the shares in good faith become the owner of the shares, ठीक है। क्या लिखा है एग्जांपल, पढ़ डालो उसमें, A said to B a buyer in the presence of C, A ने B को कहा, किसके सामने, C के सामने, that he is the owner of horse, मतलब A is the owner of horse, मैं उस घोड़े का मालिक हूं, और सी ने डिनाई नहीं किया, और सी ट्रू ओनर है जबकि, बट सी रिमेन साइलेंट, यानी ए ने सी के सामने बी को कहा कि मैं उस घोड़े का मालिक हूं, हियर द बायर बी विल गेट अ वैलिड टाइटल, क्योंकि वो तो मान, एंड व्हाट इज
सी इज नॉट स्टॉपिंग ए, रोक नहीं रहा ना उसको, तो रोक नहीं रहा तो क्या मान के चलेगा, बी ए के पास में उस घोड़े को बेचने का अधिकार है, एज सिंपल एज दैट। बराबर है बराबर है। यहां क्या कर सकता था, सी अपने कंडक्ट से प्रिवेंट कर सकता था, किसको, ए को, कि गुड्स मेरे हैं भैया, उसके नहीं है। सी ने साइलेंस रहा, तो सी के साइलेंस से क्या लगा बी को, कि डेफिनेटली ए इज द ओनर ऑफ द गुड्स। याद है, पार्टनर बाय स्टॉपल, बराबर है कि बराबर है। इतना भी लिख दिए, इतना ही लिखे तो काफी है। अनपेड सेलर तो बेच ही सकता है, तो अपन 50 बार पढ़ चुके हैं। अनपेड सेलर के पास तो राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजेक्शन है। तो लीन मतलब उसके पास थे, किसी और को बेच दिया। स्टॉपेज मतलब ट्रांसपोर्टर को बोला वापस लेके आ जा कुछ, या वापस लेके आ जा, या तो रिगेन कर लेगा, या वहीं के वहीं किसी से सेल करवा देगा। बैंक, लिक्विडेटर्स, इंसॉल्वेंट की प्रॉपर्टी, नॉन ओनर है फिर भी बेच सकते हैं। विजय माले की बेच रहे हैं एसबीआई। फाइंडर ऑफ गुड्स, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स, ढूंढा ढूंढा ढूंढा, ट्रू ओनर नहीं मिला, बेच दिया किसी और को। तो जिसको बेचेगा उसको गुड टाइटल मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। पावनी, हमारे पोजीशन किसी और के पास था, हमारे कपड़े थे, हमारी गाड़ी थी, हमारा घोड़ा था, हमारे जेवरात थे, तो अगर वो किसी और को हमारे गुड्स बेचेगा तो उसको गुड टाइटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हम यहाँ थर्ड पार्टी को बचा रहे हैं, जो थर्ड सेकंड बायर है। ठीक है जी। पावनी मतलब जिसके पास पोजीशन है हमारे गुड्स का, तो जिसके गुड्स उसके पास है वो कौन है, पावनर। क्लियर है, अरे समझ में आ गया भाई, पक्का। ये डिलीवरी है, सेक्शन 31 से लेकर 44 तक डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी मतलब जब आप वॉलेंटरली ट्रांसफर करते हैं फिजिकली गुड्स को, पोजीशन बोल रहा फिजिकली, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो 3 प्रकार की डिलीवरी होती है। मगर यहाँ फिजिकली नहीं पढ़ेंगे अपन लोग, क्या पढ़े थे, एक या तो ए के पास से बी के पास जा रही है गुड्स, टीवी जा रहा है, कार जा रही है, तो ये क्या हुई, एक्चुअल डिलीवरी। बराबर है बराबर है। ए ने बी को चाबी दिया कार की, बट कार नहीं दिया, तो सिंबॉलिक डिलीवरी की भाई कार तो हो गई मेरी। या ए के गोडाउन में रखी थी कार, है ना, और बी ने और ए ने बोला ये गोडाउन आपका हो गया आपसे, तो कार का पोजीशन चेंज हो गया नहीं। या जो सेल्स एंड अप्रूवल वाला था कि बी कार टेस्ट ड्राइव के लिए लेके गया और अप्रूवल बेसिस पे ले लिया, तो देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, दैट इज कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। ओके, क्लियर है। तो यहाँ फिजिकल डिलीवरी कंपलसरी नहीं है। ओके, अलग अलग तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, बेसिकली हम डिलीवरी को क्या अज्यूम करते हैं कि गुड्स को आपने इस तरीके से तैयार किया कि वो किसके पोजीशन में जाने के लिए रेडी है, बायर, या उस व्यक्ति के जिसको बायर ने अपॉइंट किया, जैसे कि एजेंट। 3 डिलीवरी है, बोलने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली गुड्स जा रहे हैं, कुछ ऐसा दे रहे हो आप जैसे कि रिसीप्ट के, डॉक्यूमेंट के, कोई की के गुड्स आपके हो गए, और विदाउट चेंज इन पोजीशन, जहां थे वहीं है गुड्स। ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर 31, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स। यस, अगर पैसे का लेन देन हो चुका है एंड बायर टू एक्सेप्ट, जैसे कैश ऑन डिलीवरी में क्या है, मैंने ऑर्डर कर दिया, पैसे तो नहीं मिले फ्लिपकार्ट को, फिर भी ड्यूटी तो है उसकी, क्योंकि वन ऑफ द कंडीशन है ना पेमेंट की, गुड्स टू डिलीवर, और फिर मेरी ड्यूटी क्या, गुड्स को खरीदो। बराबर है कि नहीं बराबर है भाई। डिलीवरी और पेमेंट कई बार कंकरेंट होता है, पैसे दो गुड्स लो, या पहले ऐसा होता है पैसे दो फिर गुड्स बाद में लो, या पहले ऐसा होता है गुड्स दे लो फिर पैसे बाद में देना, तीनों कंडीशन होती है। क्लियर है क्लियर है। ईएमआई क्या होता है, हम बाद में पैसे देते हैं ना, वो अलग बात है कि सेलर को मिल जाते हैं, बैंक को देते हैं। ये रूल्स है, ये रूल्स है, ये आपको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, फटाफट ध्यान देंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में ना ये यहां से भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे छोटे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं। पार्ट डिलीवरी, व्हाट इज दैट मीन। 100 एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, 100 बेल्स ऑफ कॉटन, बोरे हैं कॉटन के, सेलर ने बायर को 50 ही भेजा, 50 ही डिलीवर किया, क्या लिखा देखो, delivery of goods sold may be by doing anything which the parties agree to share treated as delivery, which has the putting effect of goods in possession of the buyer of any authorized to hold them in behalf. Effect of part delivery क्या है देखो। डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि जब गुड्स को अलग कर कर आप तैयार करते हैं, पैकेजिंग करते, लेबलिंग करते, आप मतलब कौन सेलर, किसको देने के लिए, बायर को देने के लिए, तो वो डिलीवरी के पोर्शन में आ गया, वही तो लिखा है यहाँ पर। डूइंग एनीथिंग, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि गुड्स अब किसी और को ट्रांसफर होने वाले हैं, उसे हम डिलीवरी मानेंगे। अगर किसी और ने गुड्स लेके गया और बहुत दिन तक वापस नहीं किया, तो हम क्या मान के चलेंगे कि भाई गुड्स उसने रख लिया, ये भी डिलीवरी। आपने चाबी दे दिया अगर अपनी कार की, तो व्हाट इज, ये भी डिलीवरी, भले वो कार लेके नहीं गया बट कार तो उसकी होगी।
पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या होता है? अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल। हम क्या मानेंगे, मैंने अगर 100 बिल्स ऑफ कॉटन के पैसे दिए हैं तो भले उसने 50 बिल्स ऑफ कॉटन भेजा, बट वो 100 तो मेरे ही हो गए ना, भले वो मेरे पास पूरी नहीं है, बट हो तो गए मेरे, ओनरशिप तो पूरी आ चुकी है। बराबर ही बराबर है, ठीक है। अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल हैज द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड्स। बट अ डिलीवरी ऑफ, देखो क्या लिखा है, विद एन इंटेंशन ऑफ सीवियरिंग, सीवियरिंग मतलब अलग करना, आइसोलेट करना, फ्रॉम द होल डज नॉट ऑपरेट एज अ डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। एक सिंपल सा लॉजिक है। पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या हुआ, सुनो, अगर बायर पहले ही पेड कर चुका है पैसे किसको, सेलर को, अब सेलर ने अगर आधे गुड्स भेजा, वो आधे नहीं भी भेजा मगर वो बचे हुए भी बायर के हो गए। अब दूसरी कंडीशन, बायर ने हाफ पेड किया, दोनों कंडीशन बोल रहा हूं मैं, और सेलर ने हाफ गुड्स भेजा, तो क्या रिमेनिंग बायर के हो गए? नहीं नहीं नहीं, वो जो हाफ पेड होंगे तब होंगे। तो दोनों कंडीशन याद रखो, यहां दोनों लिखा है, यहां दोनों लिखे हैं, भूलना नहीं है, ठीक है। ये पूरे वाले, ये वाला एग्जांपल और ये नीचे वाले क्या लिखा हुआ, सर्टेन गुड्स आर लाइंग, कहां पढ़े, वार्फ और सोल्ड इन ए लॉट, लॉट में बेचने वाला था। द सेलर इंस्ट्रक्टेड द वार्फिंगर, शिप ओनर जो था, जो शिप के थ्रू गुड्स को ले जा रहा था, डिलीवर्ड देम टू द बायर हु हैड पेड फॉर इट, उन्हीं को देना जिन्होंने पैसे पे किए, उन्हीं गुड्स को ना, उन्हीं बायर को देना, है ना। तो जो पैसे दिया है वो अपने गुड्स को वहां से आके ले जाएगा। देयर वाज डिलीवरी ऑफ द होल, ठीक है, क्लियर है। buyer to apply for delivery, क्या लिखा है इसमें, apart from any express contract the seller of goods is not bound to deliver them until the buyer applies for delivery। नॉर्मली क्या होता है, जब हम गुड्स खरीदने जाते हैं तो वो बोल रहा है कि जब तक बायर नहीं बोलेगा सेलर खुद से कैसे भेज देगा। बायर बोलता है ना, टीवी पहुंचा दो, कूलर पहुंचा दो, एसी पहुंचा दो, राशन पहुंचा दो, बायर को बोलना पड़ेगा। प्लेस ऑफ डिलीवरी भी कौन बताता है, बायर बताता है। अगर बायर ने नहीं बताया तो जो रीजनेबल प्लेस है, जैसा राशन का सामान कहाँ आएगा, कहाँ आना चाहिए आपके हिसाब से, रोड पे रख दें, चौक पे रख दें, मोहल्ले में रख दें, घर ही आएगा, वो रीजनेबल प्लेस। ए ने बी को गुड्स डिलीवर करना है उसकी शॉप पे, शॉप बंद है, स्पेसिफिक प्लेस थी, शॉप बंद है, तो भी नॉर्मली कहां भेजेगा, घर लेके कहीं गोडाउन, दैट इज द रीजनेबल प्लेस, ठीक है। क्या लिखा उसमें, अपार्ट फ्रॉम सच एनी सच कॉन्ट्रैक्ट गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल। या तो गुड्स को वहां भेज दो जहां टाइम ऑफ सेल के टाइम पर डिसाइड किया था, है ना, या तो जहां आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया था ना, गुड्स को वहीं भेज दिया, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, गुड्स आर सोल्ड, गुड्स आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल, जहां थे वहीं रख के चले जाओ, जहां हमने सेल किया, जहां हमने डिसाइड किया कि गुड्स खरीदेंगे वहीं रख के चले जाओ। गोडाउन में तो गोडाउन में छोड़ के चले जाओ। और अगर कोई और प्लेस डिसाइड होगी तो कौन डिसाइड करता है, बेसिकली बायर करता है, बायर बताता है। और अगर बायर ने नहीं बताया तो रीजनेबल प्लेसेस जहां पर नॉर्मली आप डिलीवर करते आ रहे हैं। जैसे हम लोग अपने गुड्स खरीदते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, तो हम लोग अपना एड्रेस डालते हैं ना, डालते कि नहीं डालते हैं, क्यों, हम अपना प्लेस बताते हैं कहां पर गुड्स लाके देना है, डिलीवरी का हम लोग एड्रेस बताते हैं, क्लियर है। अब मैंने लिख दिया गणेश नगर, तो गणेश नगर में कहीं भी छोड़ देगा क्या, नहीं नहीं नहीं, वो आपसे पूछेगा कहां, बताइए ना कहां पर, क्लियर है। टाइम ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी तो क्या लिखा है, सेलर इज बाउंड टू सेंड द गुड्स टू द बायर। जैसे फ्लिपकार्ट वाले ने बोला 5 से 8 दिन में आपको मैं जीन्स भेजता हूँ, तो ये टाइम ऑफ डिलीवरी होगी, तो 5 से 8 दिन में भेज देना भैया, ये गिवन टाइम है, लेट मत करना। बट नो टाइम, अगर टाइम फिक्स नहीं है तो फिर रीजनेबल टाइम, व्हाट इज रीजनेबल टाइम, अब वो डिपेंड करता है कि पेरिशेबल गुड्स है कि लग्जरी गुड्स है कि शादी के लिए गुड्स है कि कितनी अर्जेंटली गुड्स है। 36(2) प्लेस वाला क्या में 36(1) में, बोलना मत भाई, भूलना मत। गुड्स इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल आर इन पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी, वो थर्ड पार्टी कौन है पहले देख लो। तो देयर इज नो डिलीवरी अनलेस अंटिल सच थर्ड पर्सन एक्नॉलेज टू द बायर दैट ही होल्ड द गुड्स। वो डिलीवरी कब तक मानी नहीं जाएगी, जब तक वो थर्ड पार्टी बायर को एक्नॉलेज कर दे, एडमिट कर दे कि तेरे गुड्स मैंने संभाल के रखूं, चिंता मत कर। कुरियर वाला फोन करता है ना, वो क्या बोलता है, फ्लिपकार्ट वाले ने आपका जीन्स भेज दिया, अब यहाँ जो कुरियर वाला होगा वो क्या बोलेगा, सर आपका जीन्स मेरे पास है, एक्नॉलेज किया, तब वो डिलीवरी मानी जाएगी। और वो थर्ड पार्टी को मैं कुरियर वाला बोल रहा हूं, ठीक है। टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी में भी ट्रीटेड एज इनइफेक्टिव अनलेस रीजनेबल आवर। सिंपल है, अगर आप गुड्स को डिलीवर खुद डिमांड पे कर रहे हैं, मतलब अपने कहने पर कर रहे हैं,
तो एक रीजनेबल टाइम होता है. व्हाट इज रीजनेबल आवर इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. सिंपल है ना. मैं आपको 12 बजे बुला सकता हूँ क्या? नहीं सर. जैसे एग्जांपल स्विगी जोमेटो गोंदिया में 11 बजे के बाद ऑर्डर नहीं होता. 3 बजे ऑर्डर करूंगा तो आएगा क्या? मेरी जो डिमांड है वो इनफेक्टिव होगी. क्यों? क्योंकि वो रीजनेबल आवर में नहीं है. एज सिंपल एज दैट. सर मैं 4 बजे रात को फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकता हूँ. हाँ सर, मगर 4 बजे रात को तो खरीद रहा हूँ ना. डिलीवरी तो रीजनेबल आवर में ही होगी, है ना. बिजनेस आवर्स में देके आती है ना लोग. रात को 10 बजे आते क्या लेके? नहीं 10 बजे नहीं आते. एक्सपेंस कौन बियर करता है? यहाँ तो बायर से ही करवा रहे हैं, चाहे वो जोमेटो हो स्विगी हो. आप भी बियर करते हैं एक्सपेंसेस. पहले तो सेलर करता है, फिर वो किससे रिकवर करता है? बायर से. करता है कि नहीं करता है? सेलर करता है, फिर बायर से रिकवर करता है. डिलीवरी रॉन्ग क्वांटिटी. अच्छा सेक्शन है 37. रॉन्ग क्वांटिटी. मैंने बुलाया था 10 किलो, आपने ला दिया 20 किलो. यानी मैंने बुलाया था 10 किलो, आपने ला दिया 5 किलो. क्या? राइस. अब सुन लो एग्जांपल क्या होगा. देखो, लेस देन जितना बुलाया था उससे कम 5 किलो ला के दिया. तो ये क्या, या तो वो पूरे वापस कर देगा, या जितने हैं उतने एक्सेप्ट कर लेगा और उसका प्राइस पे कर देगा. यार वापस क्यों करेगा? बेवकूफी है. ज्यादा कर दिया, या तो ज्यादा वाले को वापस कर देगा या ज्यादा वाले को रख लेगा. तो ज्यादा वाले के भी पैसे देने पड़ेंगे, है ना. अगर 10 की जगह 20 ला दिया तो या तो बचे हुए 10 वापस कर दे क्योंकि वो ज्यादा किया ना, या उसको रख के उसके पैसे पे कर, है ना. अगर रख रहा है तो पैसे पे कर. सिंपल. 20 रुपए किलो वाले चावल और 40 रुपए किलो वाले चावल को मिक्स करके ला दिया उसमें. मैंने 40 वाले बोला था, मिक्स करके ला दिया. डिफरेंट डिस्क्रिप्शन जो मेरे को नहीं चाहिए थे. अब बायर क्या करेगा? तो एक्सेप्ट कर लेगा. ठीक है यार कोई बात नहीं, आपके चावल को अलग कहां से करूं, बड़ा मुश्किल है, जो है खत्म कर लो. या पूरा रिजेक्ट कर देगा. अलग कर सकते तो अलग कर देगा, अलग नहीं कर सकते तो पूरा एक्सेप्ट करेगा, पूरा रिजेक्ट करेगा. बोलना मत. तीनों सेक्शन पूछ सकता है आपसे. डायरेक्ट पूछेगा अगर रॉन्ग क्वांटिटी हुआ तो कौन कौन से कंडीशन आएगी. 37(1) लेस वाले में, 37(2) मोर वाले में, और 37(3) का में मिक्सिंग ऑफ गुड्स. इंस्टॉलमेंट में अगर डिलीवरी आ रही है, द बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट. अगर मैंने ऑर्डर पूरा किया, मैंने आपको ऑर्डर पूरा किया, तो मेरी क्वांटिटी ऑफ गुड्स भी साथ में आना चाहिए. इंस्टॉलमेंट में क्यों आ रही है ना. ऐसा कब होगा? जब होल प्राइस मैं पे कर चुका हूं. होल प्राइस हैज बीन. ये छोटे छोटे सेक्शन से ही क्वेश्चन आते हैं. डिलीवरी टू कैरियर. कैरियर मतलब बीच का आदमी. ठीक है. उसको दे दिया मतलब किसको दे दिए? फ्लिपकार्ट और अमेजॉन. क्या यही तो है. उसको दे दिया मतलब इसको दे दिया. डेट्रोट्रिएशन. खराब हो गए गुड्स ड्यूरिंग ट्रांजिशन. जब गुड्स इधर से इधर जा रहे थे ना तो रास्ते में खराब हो गए, है ना, बर्बाद हो गए. डिस्टेंट प्लेस पे, मुंबई से दिल्ली आ रहे गुड्स, तो बीच में खराब हो गया अगर किसी वजह से, तो बायर पे रिस्क होगा. ठीक है. अनलेस और अनटिल गुड्स किसने भेजने के लिए बोला था? सेलर ने अपने रिस्क पर. बायर का ही होता है यार. बायर ही रिस्क बियर करता है बेसिकली. नुकसान उसी को होता है. बहुत रेयरली ऐसा होता है. जैसे सिंपल है, एक बहुत ही उदाहरण देता हूं मैं आपको. सेलर ने गुड्स भेजा बायर को, रास्ते में दंगे हो गए, या रास्ते में किसी प्रकार की बाढ़ भूकंप आ गई, किसी प्रकार का लॉकडाउन लग गया, गुड्स रखे रखे खराब हो गए, या किसी ने गुड्स को जला दिया, पानी फेंक दिया. बायर के रिस्क होगा, है ना. भले सेलर ने बड़ी बड़ी बातें करके भेजा था, बट रिस्क तो बायर का ही होता है. गुड्स तो उसके खराब हुए, नुकसान तो उसको हुआ. एग्जाम्पल आप जरूर पढ़ें. क्या बायर का राइट है टू एग्जामिन द गुड्स? बिल्कुल है. मैं चेक करके देख सकता हूँ कि जो तो था वो है कि नहीं है. और अगर नहीं है, जैसे एग्जांपल अब कैश ऑन डिलीवरी में मैं गुड्स ले रहा हूं, मैं बिल्कुल खोल के देख सकता हूं वो है कि नहीं. रिटर्न की पॉलिसी होती है, आप रिटर्न कर देते हैं गुड्स. अगर पहले उसने एग्जामिन नहीं किया है तो ही इज एंटाइटल्ड कि उसे मौका दिया जाए कि वो गुड्स को जांच करके देखे, पहन के देखे, उड़ के देखे, खा के देखे, सब कुछ करके देखे कि जैसा बोला था वैसा है कि नहीं. कंफर्मेटी विद द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी बायर को टू एग्जामिन द गुड्स. अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर मुंह से बोल के बता दिए तो एक्सेप्ट हो गया, है ना. गुड्स डिलीवर्ड हो गए, उसने कुछ ऐसा किया जैसे सेल कर दिया, प्लेस कर दिया, कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया, रीजनेबल टाइम, तो उसके हो गए. बराबर है कि नहीं बराबर है? रीजनेबल टाइम से ज्यादा हो गया तो गुड्स किसके हो गए? अब उसका रिजेक्शन का टाइम तो खत्म हो गया, तो गुड्स बायर के हो गए. क्लियर? फिनिश, खत्म. ठीक है बच्चों. ये छोटे छोटे से सेक्शन से बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको भूलना नहीं है. ओके.
ये इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी अच्छे से पढ़ने का है, ये सब अच्छे, प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी एक ही है। थर्ड पार्टी के पास है तो क्या होगा, रॉन्ग क्वांटिटी 37 वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी में क्या होगा, पूरे पैसे पे किए हो तो पूरी चाहिए ना, नहीं तो रिजेक्ट कर दूंगा पूरा मैं। क्लियर है नहीं क्लियर? कैरियर को गया मतलब बायर को पहुंच गया, बीच में अगर गुड्स खराब होते किसी वजह से तो सेलर ने बोला था, बट रिस्क वो बायर का होता है, उसके जो भी डैमेजेस होते हैं बायर ही बियर करता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलो खत्म, पढ़ लेना, अब पीडीएफ भेज दूंगा, इससे भी पढ़ सकते हो, इजी रहेगा। ठीक है, चलो बाय, टाटा।